फास्फोरस का जो कि कंपाउंड चल रहा है, हम लोग जो पिछले लेक्चर में फास्फोरस के जो अप्रूव हैं, जो कि तुमको श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए। और नाइट्रोजन का तो जाहिर पिछले लेक्चर में समाप्ति हो गया था नाइट्रोजन के यौगिक का। आज हम लोग फास्फोरस के कुछ यौगिक देखेंगे। फास्फोरस के यौगिक में तुमको है जैसे दिया हुआ फॉस्फीन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस के ऑक्सो हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे। और जो एनसीईआरटी के जो 3 उदाहरण हैं 7.6, 7.7 और 7.8, इन सबों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला है तुमको जैसे कि फॉस्फीन गैस, इसका फॉर्मूला होता है PH3। फॉस्फीन गैस का सूत्र हो गया PH3। तो इसका जहां तक कि संरचना की बात है, फॉस्फीन गैस का संरचना क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो यहां पर तुमको P जो है, तुमको फास्फोरस का 3 वैलेंसी होता है P, और H तुमको ऐसे सिंगल बॉन्ड से 3 बनेगा PHH, और एक क्या हो जाएगा इस पर लोन पेयर रहेगा। तो लोन पेयर के भी एक ऑर्बिटल चाहिए, तो ये तुमको क्या कहेगा, इसका ज्यामिति क्या कहेंगे हम लोग, त्रिकोणीय और पिरामिडल। त्रिकोणीय पिरामिडल कह सकते हैं इसको लोन पेयर को लेते हुए। इसका हो गया ज्यामिति क्या होगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय। और जहां तक कि रहा लोन पेयर होने के कारण यह तुमको क्या दिखाएगा, यह क्षारीय प्रकृति का होगा। इस लोन पेयर कारण ये कैसा हो गया, इसका लोन पेयर होने के कारण ये कैसा, लोन पेयर से अमोनिया भी था, ये क्षारीय होता है, लेकिन उससे अमोनिया से दुर्बल क्षार होता है। अमोनिया से इसकी क्षारीय प्रवृत्ति दुर्बल होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे नाइट्रोजन के मतलब ग्रुप 15 के हाइड्राइड में हम लोग पढ़े थे कि इसका जो ऊपर से नीचे आने पर अमोनिया ज्यादा क्षारीय है, उसके बाद PH3 भी कम क्षारीय होगा उससे, लेकिन यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसके जहां तक है पहले देखते हैं विरचन के बारे में। तो विरचन इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए तुमको विरचन का जैसे पहला तरीका तो ये होता है तुमको, जैसे कि एक कर तुमको कि अगर हम लोग श्वेत फास्फोरस पर किसका प्रतिक्रिया करा दें, अगर OH माइनस जो कि NaOH का, तो बन जाता है श्वेत फास्फोरस पर, श्वेत प्रतिक्रिया पहले भी देख चुका है, श्वेत फास्फोरस पर क्षार की प्रतिक्रिया द्वारा फॉस्फीन गैस प्राप्त होता है। फॉस्फीन गैस प्राप्त होता है, फॉस्फीन गैस प्राप्त होता है। तो तुमको क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिक्रिया कराएंगे तो P4 प्लस NaOH, P4 प्लस NaOH, इससे बन जाता है तुमको NaH2PO2, NaH2PO2 प्लस PH3 फॉस्फीन गैस। जहां तक है इसका 3 मोल में संतुलित हो जाएगा तुम्हारा, इसका 3 मोल लगेगा 3 और प्लस H2O भी होगा, P4 प्लस NaOH प्लस H2O भी देना होगा इसको संतुलित करने में। तो जहां यहां लिख देते हैं H2O, तो ये तुम्हारा संतुलित हो जाएगा। तो इसका नाम होता है, जैसे बाकी का नाम ये तो कास्टिक सोडा हो ही गया इंडेक्स, और इसका नाम था सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इसका नाम हो गया सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो ये फॉस्फीन गैस मुक्त हुआ। दूसरा नंबर कैल्शियम या मैग्नीशियम फॉस्फाइड पर, कैल्शियम या मैग्नीशियम फॉस्फाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा फॉस्फीन गैस प्राप्त होता है। जल की अभिक्रिया द्वारा फॉस्फीन गैस प्राप्त होगा। जैसे CA3P2 प्लस इसमें जल डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, CaOH2 प्लस फॉस्फीन गैस बन जाएगा। इसी तरह से तुम MgOH या तो CH2 या तो HCl से भी हो जाएगा। अगर इस पर HCl भी डालेंगे, मतलब CA3P2 में अगर इसमें जल की जगह अगर HCl भी डाल दीजिएगा तो भी प्राप्त हो जाएगा आपका CA3P2 है तो CaCl2 बन जाएगा और साथ साथ
PH3 बन जाएगा ये। तो ये तुमको फॉस्फेट गैस मिल जाएगा तुमको। CH3P2 प्लस हो गया HCl, तो ये तुम्हारा CaCl2 प्लस ये फॉस्फेट गैस मुक्त हो जाएगा। तो ये तुमको इसका विरेचन हो गया। इसके गुण जहां तक हैं, इसके गुण भौतिक गुण में इसका देखिए तो भौतिक गुण में यह क्या है, रंगहीन है। यह रंगहीन और यह रंगहीन सरी मछली की गंध वाली, सरी मछली की गंध वाली विषैली गैस है। विषैली गैस है, ये विषैला होता है यहाँ पे, विषैली गैस। ये तुमको ये जाहिर है कि क्या होगा, इसमें तुमको यह क्षार है, यह जल में अल्प घुलनशील है, यह जल में अल्प घुलनशील है, घुलनशील है। और ये क्या देगा, PH3 प्लस H2O, PH3 प्लस H2O से बन जाएगा PH4OH, फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तुमको बन जाएगा फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा। तो अब तुमको जहां तक है इसका प्रतिक्रिया देखें तो फास्फोनियम PH3 तुमको जो है C मतलब कि किसके साथ, तुमको जहां तक है कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट है उसके साथ कॉपर फास्फाइड देगा। HgCl2 पे क्या दे देगा, Hg उसके साथ फास्फाइड देगा। तो ये तुमको लवण का क्या देगा, ये फास्फाइड का निर्माण करता है। तो लिख लेते हैं इसको। PH3 तुम्हारा है क्या है, जैसे कि तुमको ये तुमको Cl2 है तुम्हारा, जैसे कि ये क्या होगा, लिख लेते हैं इसको, यह है CuSO4 के साथ कॉपर फास्फाइड के साथ Cu3P2 कॉपर फास्फाइड तथा HgCl2 के साथ Hg3P2 मरकरी फास्फाइड बनाता है। तो इसका प्रतिक्रिया क्या आ जाएगा, CuSO4, तो चलो ऊपर लिख देते हैं। अब इसका जो प्रतिक्रिया है CuSO4, तो इसका रासायनिक प्रतिक्रिया लिख देते हैं CuSO4 के साथ और HgCl2 के साथ फॉस्फीन का प्रतिक्रिया ऊपर लिख देते हैं। तो CuSO4 प्लस क्या है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा है फॉस्फीन गैस, जो तुमको CuSO4 के साथ से प्रतिक्रिया करेगा। तो CuSO4 प्लस PH3 क्या बन जाएगा तुमको, कॉपर फास्फाइड, मतलब Cu3P2 आ जाएगा प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसका नाम है कॉपर फास्फाइड, लिख सकते हो नाम। तो दूसरा है जैसे कि HgCl2, इसके साथ अनुमान लगा सकते हो क्या बन जाएगा, काफी आसानी से लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, Hg का इधर आ जाएगा, इसका 2 वैलेंसी है, इसका 2 है, इसका फास्फोरस का 3 है। क्या बन जाएगा कंपाउंड, Hg3P2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बन जाएगा। तो ये तुमको बन जाएगा। अब इसका तुम्हारा हो गया प्रतिक्रिया का। अब तुम्हारा दूसरा है तुमको फास्फोरिक, ये जो तुम्हारा है यह तुमको यह क्षारीय प्रकृति का है, यह क्षारीय प्रकृति की गैस है। तो चूंकि ये क्या करेगा, PH3 प्लस क्या होगा तुमको HBr, तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, तो ये क्या देगा, फास्फोनियम ब्रोमाइड बना दिया। ये इसकी क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। ये क्षारीय प्रकृति है PH3 प्लस HI, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम ब्रोमाइड ऊपर बना हुआ, इसको कहते हैं फास्फोनियम आयोडाइड, इसको कहते हैं फास्फोनियम लवण। ये फास्फोनियम लवण बना रहा है, ये क्षारीय प्रकृति और ये सब अम्ल हो गए थे, लवण बना दिया।
ये तुमको इसका प्रकृति हो गई। अब है तुमको इसका जहां तक है उपयोग की बात करें, जो तुम्हारा इसका जो फॉस्फीन गैस, इसका उपयोग है हॉलवेज सिग्नल में, उपयोग पनडुब्बी की स्थिति को जानने के लिए हॉलवेज सिग्नल, होम सिग्नल, होम सिग्नल में इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का एक, कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड के मिश्रण को H2O में डालने पर, जल में डालने पर फॉस्फीन गैस जलती है, गैस जलती हुई दिखती है। इसका दिखेगा, ये ज्वलनशील तो नहीं था, लेकिन ये अशुद्धि के कारण, फास्फोरस का जो कि अशुद्धि है P4 या P2H4 की उपस्थिति के कारण ये ज्वलनशील दिखता है, जलता है। ये इसमें अशुद्धि के कारण ये तुमको जलते हुए दिखता है। दूसरा होता है तुमको धूम्र स्क्रीन के रूप में, स्मोक स्क्रीन, धूम्रपट के रूप में। ये सब जगह पूरा मतलब वातावरण को घेर देगा। ये तुमको इसका है, ये विषैला होता है, तो ये तुमको युद्ध क्षेत्र में गैस के रूप में भी काम आता है। युद्ध क्षेत्र में विषैली गैस के रूप में युद्ध क्षेत्र में इसका काम कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया फॉस्फीन का कुछ उपयोग हो गया। और तुमको ये, इसके बाद तुम्हारा एक उदाहरण है कि फॉस्फीन, उदाहरण तुमको जैसे कि 7.6 है यहाँ पर, उसका कहना है एनसीईआरटी में जो उदाहरण 7.6 है उसका है, तुमको उदाहरण की बताइए कि कैसे मतलब फॉस्फीन गैस क्षारीय है, क्यों? तो फॉस्फीन गैस क्षारीय है, इस पर को किस प्रकार हम लोग कह सकते हैं? तो फॉस्फीन गैस क्षारीय प्रकृति का है, इसको हम लोग कहने के लिए क्या कह सकते हैं? फॉस्फीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। इसका जब आकृति हम लोग बनाएंगे, एनसीईआरटी उदाहरण 7.6 की चर्चा करते हैं। तो फॉस्फीन क्षारीय है, तो क्षारीय के क्या कारण है? इसका तो एक तो यहाँ पर लोन पेयर तुमको दिख रहा है, तो ये तुमको लोन पेयर के कारण ये कैसा होगा? लोन पेयर के कारण यह तुमको कैसा गुण प्रदर्शित करता है? ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। और इसके साथ साथ इसके प्रमाण के रूप में अगर हम लोग चाहें फॉस्फीन को, अगर हम लोग H2O में तुमको HI के साथ मिला दें या तुमको इसके साथ ले दें, तो PH4OH बन गया हाइड्रोक्साइड, ये तुमको। और ये देखो, ये क्षार का तुम्हारा जैसे दूसरा गुण है PH4 प्लस HI, तो PH4I हो गया, तो ये हो गया अम्ल है, और ये क्षार हो गया, और ये तुमको लवण बन गया। तो ये तुमको क्या हो गया? अम्लीय क्षारीय गुण का ये पहचान होगा, ये तुमको क्षारीय गुण इसका मतलब प्रदर्शित करता है। ये तुम्हारा उदाहरण हो गया 7.6 का। अब है तुमको इसके बाद जो तुमको फास्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं। फास्फोरस के 2 हैलाइड हैं, दैट इज फास्फोरस पेंटाहेलाइड और फास्फोरस ट्राइहेलाइड। 3 हैलाइड मतलब 3 PCl3, फास्फोरस ट्राइहेलाइड और फास्फोरस पेंटाहेलाइड PCl5। तो दोनों हैलाइड को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फास्फोरस के पहले हैलाइड हम लोग फास्फोरस ट्राइहेलाइड के बारे में पढ़ते हैं। यह रंगहीन द्रव होता है, यह तुमको द्रव के रूप में पाया जाता है, तेलीय होता है, तुमको कुछ चिपचिपाहट भरा द्रव होता है ये। तो इसके पहले बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको जैसे कि है तुमको श्वेत फास्फोरस पर अगर क्लोरीन गैस को अगर प्रवाहित कराएंगे, अधिकता में प्रवाहित कराएंगे तो वो PCl5 बनाएगा, लेकिन कम मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो वो PCl3 बनेगा। दोनों बन सकता है उसके। दूसरा होता है तुमको फास्फोरस का जबकि थायनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया कराएंगे, SOCl2 को कहते हैं थायनाइल क्लोराइड, तो उससे भी PCl3 प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का क्या हो जाएगा? इसका बीच
इसका विरचन पहला, श्वेत फास्फोरस पर Cl2 की प्रतिक्रिया द्वारा PlCl3 प्राप्त होता है। तो P4 प्लस Cl2 से बन जाएगा PCl3। ये दूसरा है तुम्हारा PCl3। दूसरा है तुमको फास्फोरस पर थायोनील क्लोराइड SOCl2 की प्रतिक्रिया द्वारा क्या होगा तुम्हारा थायोनील की प्रतिक्रिया द्वारा PCl3 प्राप्त होता है। जैसे कि तुम्हारा रिएक्शन देते हैं यहां पर, तो P4 प्लस SOCl2 थायोनील क्लोराइड इसका सूत्र हो गया, इससे बन जाता है PCl3 प्लस SO2 प्लस S2Cl2 प्लस SO2Cl2, ये तुम्हारा बन जाता है। अब इसका देख लेते हैं भौतिक गुण, इसका देखते हैं। यह रंगहीन तैलीय द्रव है, इसका द्रव है। और तुमको PCl फाइल या जल में क्या होगा, तुमको या जल में घुलनशील है, जल में जब प्रतिक्रिया डाल देंगे, जल में तुमको क्या देगा, ये प्रतिक्रिया करेगा। अगर ये PCl3 में अगर क्या डाल देंगे हम लोग, जल डालेंगे H2O, तो ये तुमको क्या बना देगा H3PO3। जल में तुमको घुल करके या रिएक्शन करके H3PO3 बनाएगा और प्लस क्या जाएगा HCl भी बनाएगा, HCl। जल में कर दिया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, इसको कहते हैं नाम, इसका नाम लो, इसका नाम हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ऑर्थो शॉर्टकट में ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो ये तुम्हारा बदल जाएगा। इसका 3 ऑप्शन, ये तुमको बॉटम डालेगा, इसमें कोई प्रतिक्रिया रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ भी ऑक्सीजन अवस्था 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन अवस्था 3 है। Cl की -1 दोनों जगह सेम देख सकते हैं। दूसरा है तुमको जो कि PCl3 जो है, PCl3 तुमको जब प्रतिक्रिया करेगा, तुमको कुछ जो कार्बनिक यौगिक हैं उसके साथ, ये जैसे तुमको जिसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होगा OH ग्रुप, उसके साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ये क्लोराइड का निर्माण करता है। तो लिख लेते हैं, यह OH को प्रतिस्थापित कर क्लोराइड देता है। तो जैसे प्रतिक्रिया है, वो C2H5OH, अगर इसमें PCl3 से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा यहाँ पर, और ये तुमको मुक्त करेगा, ये H3PO3 बना लेगा इसके साथ जुड़ करके H3PO3। या तुमको इसी का जैसे एस्टिक अम्ल है, तो उसमें भी यही प्रतिक्रिया होगा, CH3COH प्लस PCl3, तो क्या बन जाएगा CH3COCl प्लस H3PO3। ये तुमको प्रतिक्रिया करके ये बनाएगा। ये तुम्हारा हो गया। इसका साथ मैंने वाटर के साथ प्रतिक्रिया हो गया, इसका वाटर के साथ जल के साथ क्या बनाता है, ये ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल देता है। और तुमको जो कि है कुछ यौगिक जो कार्बनिक यौगिक है उसके साथ क्या बना देगा, ये उसमें हाइड्रोक्साइड को मतलब एल्कोहल को क्लोराइड में क्या कर देगा, ये प्रतिस्थापित कर देता है, एल्कोहल ग्रुप को प्रतिस्थापित कर देगा। और जहां तक इसका तुमको हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक दूसरा है तुमको, जिसका नाम हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। के बाद तुम्हारा है दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहां पर ट्राई को हटा करके क्या कर देते हैं,
पेंटा कर देते हैं, हो जाएगा तुम्हारा PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो क्या होगा इसका सूत्र PCl5, ये हो जाएगा तुमको PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड जो है तुम्हारा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को बनाने में भी क्या है, विरचन जो करेंगे, इसमें इसकी ऑक्सीजन जो फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था +5 है, उसमें +3 थी, तो +3 है, तो ये तुम्हारा जाएगा +5 है, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करेगा, ये तुमको ऑक्सीकारक में का भी काम करता है। और जहां तक की है ये भी तुमको जल को अवशोषित करता है, तो जल को अवशोषित करके क्या बनाएगा तुमको, ये फास्फोरिक अम्ल बना सकता है, ये भी 5 ऑक्सीकरण अवस्था में अम्ल बनाएगा, और वो 3 ऑक्सीकरण अवस्था में और फास्फोरस अम्ल बनाता था, ये फास्फोरिक अम्ल बनाएगा। और इसमें जो की है इसका जो तुमको विरचन, जब हम लोग देखते हैं इसका विरचन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विरचन बनाने के लिए P4 प्लस Cl2 का आधिक्य है, तुमको Cl2 का आधिक्य देना है, इसमें Cl2 का आधिक्य ज्यादा मात्रा में दोगे तो PCl5 बनेगा, नहीं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन सकता है। एक नंबर वो। दूसरा प्रतिक्रिया है तुमको सल्फ्यूरिक क्लोराइड P4 प्लस SO2Cl2, उसमें था थायनाइल क्लोराइड, इसमें है तुमको सल्फ्यूरिक क्लोराइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। इससे क्या बन जाएगा, देखो ये PCl5 बन जाएगा और ये SO2 बन जाएगा, SO2Cl2 से ये तुम्हारा बन जाएगा। ये 2 बार विरचन हो गए। गुण का जहां तक बात है, यह हल्का पीला, हल्का पीत रंगहीन पाउडर है, हल्का पीला भी है, रंगहीन भी कह सकते हैं, रंगहीन पाउडर ठोस है, पाउडर है मतलब ठोस है। ये जहां तक की रहेगा तुमको, अगर इसको हीट कर देंगे, अगर इसको गर्म कर देते हैं, तो ये जब गर्म कर देंगे PCl5 प्लस पानी का डालने से, पहले वाटर डालेंगे तो ये देखो फास्फोनिल क्लोराइड बनाएगा, POCl3 प्लस क्या बनाता है HCl बना, POCl3 प्लस HCl बना लेगा, 2 मोल इससे बनेगा POCl3 प्लस HCl। इसको कहते हैं POCl3 को फास्फोनिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड। ये कम मात्रा में रहेगा तो ऐसा होगा, अगर अधिक मात्रा में पानी डाल देंगे तो ये PCl5 प्लस H2O अगर अधिक रहेगा इसका, या POCl3 पे पानी डाल देंगे फिर से, ये H3PO4 बना लेगा, H3PO4 का निर्माण कर लेगा। तो PCl5 से ये H3PO ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये नाम क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, नाम याद करो, अभी फिर इसका अम्ल के बारे में बताएंगे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बना लेगा। यह तुमको क्या करता है, यह Ag वगैरह को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। PCl5 को ये तुमको जल के साथ प्रतिक्रिया हो गया। अब तुमको जैसे कि प्रतिक्रिया अगर कराएंगे जल के अलावा, जैसे कि PCl5 की प्रतिक्रिया हम लोग कराना चाहें, PCl5 की प्रतिक्रिया हम लोग अगर करना चाहें, जैसे कि तुम्हारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो जल के साथ क्या देता है, ये तुमको H3PO4 बना लेगा, या नहीं तो कम जल की मात्रा रहे तो फास्फोनिल क्लोराइड बनाता है। तो फास्फोनिल क्लोराइड या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का ये निर्माण करता है। तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा है तुमको, अब देखते हैं कि जब ये तुमको इसको गर्म करेंगे हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करेंगे क्या बनेगा तुमको, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या प्लस Cl2 बनता है। PCl5 में तीनों जो तुम्हारा होता है, पांचों एक जैसा नहीं होता है। गर्म करने पर PCl5 PCl3 एवं Cl2 देता है। तो जैसे कि PCl5 को जब हीट करेंगे, ये बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2। यह ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है, यह ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, यह ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि तुमको अगर हम लोग Sn के साथ कर दें, Sn प्लस PCl5 करते हैं,
तो ये क्या बन जाएगा, SN प्लस PCl5 कर देगा। तो ये बन जाएगा SnCl4 बन जाएगा, और SnCl4 प्लस वाटर रहेगा यहाँ पर, तो H3PO4 बन जाएगा, SnCl4 बनेगा। और SN का तुमको और Ag वगैरह के साथ भी रहेगा, तो Ag तुम्हारा SN का ये तुम्हारा ऑक्सीकरण कर देगा, और जाहिर है कि PCl5 है तो SnCl4 होगा, और ये तुमको ये H3PO प्लस वाटर भी देना होगा, H3PO3 भी रिड्यूस हो जाएगा, तो SnCl4 प्लस H3PO3 बन जाएगा। और इसी तरह से किसका कर सकता है ऑक्सीकरण, जैसे Ag का भी कर सकता है, तो इस तरह से क्या होगा, ये तुमको ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है। यह OH को Cl से प्रतिस्थापित करता है, Cl से प्रतिस्थापित करता है। जैसे C2H5OH है, अगर इसमें PCl3 भी करते हैं तो वही प्रक्रिया, लेकिन प्रक्रिया तुमको यहाँ क्लोराइड उसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, और इसमें ये POCl3 बनेगा और प्लस HCl बनेगा इसमें साइड में। ये तुमको प्रक्रिया होता है, इसे तुमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। इसके बाद हम लोग फास्फोरस दोनों हेलाइड हम लोग देख लिए, दोनों क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो तुम्हारा है, कि फास्फोरस के कुछ ऑक्सो अम्ल के बारे में हम लोग देखते हैं। जो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, तो फास्फोरस के 7 ऑक्सो अम्ल हम लोग को बुक में दिए हुए हैं। तो हम लोग उसके जो है तुमको सातों के ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी स्ट्रक्चर, संरचना कैसा होगा, संरचना सूत्र, और उसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया विरचन की हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल में पहला है तुमको हाइपोफास्फोरस अम्ल है। तो पहले अस कहते होगा, अस मतलब कहेंगे, फिर इक का होगा, इक का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन होगा। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो इसमें हम लोग देखेंगे बारी बारी से हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल तब सबसे कम ऑक्सीजन अवस्था वाला होगा ये। इसका होता है H3PO2। तो ऑक्सीजन अवस्था तो निकाल सकते हो, 1×3 प्लस एक्स प्लस माइनस 1×3 प्लस एक्स प्लस माइनस 2 हो गया ऑक्सीजन का, गुना 2, तो x बराबर हो गया प्लस 1 हो गया, x और प्लस 1 हो गई H3PO2। इसका अगर प्लस 1 ऑक्सीजन अवस्था में है, हाइपो जुड़ गया। इसमें देखो, इसमें पीएच बॉन्ड काफी है, इसमें देखो जैसे कि H3PO2 है, इसमें P इधर H हो गया, इधर भी क्या होगा तुम्हारा एक पीएच बॉन्ड हो गया, 2 पीएच बॉन्ड हो गया, और यहां पर डबल बॉन्ड O होगा, और एक यहां पर OH बॉन्ड होगा, कोई OH बॉन्ड होगा इसका। ये इसकी संरचना सूत्र हो गई H3PO2 की। H3PO2 में क्या होगा, PH का दो, जो इसमें जिसमें कम ऑक्सीजन अवस्था में होता है उसमें पीएच बॉन्ड रहेगा, या PP बॉन्ड होता है, या PP बॉन्ड रहेगा। पीएच बॉन्ड यहाँ पे 2 है, और इसको जहां तक की बात रही, इसकी ऑक्सीजन अवस्था +1 है, इसको बनाते हैं हम लोग P4, मतलब बनाने के लिए इसका विरचन है तुम्हारा P4 प्लस OH माइनस, इससे बन जाएगा H2PO2 माइनस H2PO2 माइनस प्लस क्या होगा PH3 ऐसा। और H2PO2 जो कि NaOH के साथ अगर देंगे तो ये H2PO2 माइनस बनाए थे हाइपोफॉस्फाइट, तो H2PO2 माइनस ये H प्लस के साथ क्या बन जाएगा, ये H3PO2, ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO2 नॉट PO3, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बन गया। ये तुमको इसका संरचना हो गया, इसका अवस्था, और ये तुमको इसके बनाने की विधि हो गई। अब है दूसरा अम्ल है तुमको ये अब इसके बाद आएगा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो उसकी ऑक्सीजन अवस्था +1 था इसका, उसका ऑक्सीजन अवस्था +3 आ जाएगा। +3 की हम ऑक्सीजन अवस्था के 2 अम्ल देखेंगे, जिसमें कि एक है तुमको ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और इसी को जब 2 मोल से बनाएंगे लोग पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो ये तुम्हारा हो गया।
तो हम लोग इसमें देखते हैं, अब 3 ऑक्सीजन अवस्था वाले अम्ल देखते हैं। अच्छा चलो इसी बोर्ड में देख लेते हैं 2 नंबर, ऑर्थो फास्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसका फार्मूला तो अंदर सीख गया होगा। तो पहले हम लोग अस वाला देखें सर, H3PO3। इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकाल सकते हो, तो ऑफकोर्स ये तुम निकालोगे 1 गुना 3 प्लस फास्फोरस का x हो गया प्लस माइनस 2 गुना 3 बराबर 0, x का क्या हो गया प्लस 3। H3PO3 में P की ऑक्सीजन अवस्था प्लस 3 हो गई। इसलिए अभी भी ऐसे 5 वाला जब होगा इक लग जाएगा उसमें, जिसमें 5 ऑक्सीजन अवस्था होगा उसमें इक लग जाएगा। इसमें भी एक पीएच बॉन्ड होता है। इसमें जैसे कि ऑक्सीजन अवस्था बढ़ी तो पीएच बॉन्ड की संख्या घटती जाएगी, और 5 वाला का पीएच बॉन्ड नहीं होगा। तो ये तुम्हारा पीएच बॉन्ड हो गया यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पे 2 OH बॉन्ड हो गया। तो ये 2 डाइबेसिक एसिड हो गया। ये कैसा हो गया तुम्हारा डाइबेसिक एसिड, द्विभाषमिक, डाइबेसिक द्विभाषमिक अम्ल। 2 को OH है तो द्विभाषमिक अम्ल हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी भाषमिकता कितनी है, इसकी भाषमिकता कितनी हो गई, भाषमिकता 2। इसकी भाषमिकता जितना OH बॉन्ड होगा उतना भाषमिकता, इसकी भाषमिकता 2 हो गई, बेसिसिटी 2 हो गई, इसका बेसिसिटी 2 कहेंगे। जहां तक कि इसका विरचन का बात हो गया, इसका हो गया विरचन के लिए तुमको क्या कर सकते हो, या तो तुम कभी PCl3 है, इसमें भी वाटर डाल देते हो तो क्या बनता है, वीडियो बनाने के इससे H3PO3 बनता है और HCl बन जाता है। ये भी तुम्हारा तरीका है। या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड P2O3 सेम ऑक्सीजन अवस्था में है, इसमें पानी डालने क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस का निर्माण हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया इसका बनाने का, दोनों का विधि भी हो गया और इसकी संरचना भी हो गई। अगर तीसरा तुमको है पायरोफॉस्फोरस, तो जब H3PO3 के 2 अणु को अगर हीट करेंगे, या 2 अणु में से एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देंगे बाहर, तो उससे भी क्या बन जाता है, पायरोफॉस्फोरस अम्ल बन जाएगा। तो पायरोफॉस्फोरस अम्ल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसमें एक अणु को क्या करेंगे, H2O के एक अणु को बाहर निकालेंगे H3PO3 से, तो बन जाता है पायरोफॉस्फोरस अम्ल का निर्माण हो जाएगा। पायरोफॉस्फोरस अम्ल का निर्माण हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लेते हैं, कौन बोला, तीसरा पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5। ये तुम्हारा हो गया H2O, 2 मॉलिक्यूल से निकाल देंगे H3PO3 से। H3PO3 के संरचना के जैसा ही इसका संरचना होगा, बीच से हम लोग एक निकाल लेंगे। जैसे यहाँ PH बॉन्ड A था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O एक है, और एक OH बॉन्ड तो रहेगा यहाँ, और एक OH में से यहाँ O निकाल लीजिए, इधर से भी एक दूसरा मॉलिक्यूल फिर यहाँ से इसी टाइप का जोड़ दीजिए, तो P डबल बॉन्ड O भी रहेगा, यहाँ PH भी रहेगा, और यहाँ पर तुमको हो गया, यहाँ पर PH हो गया, और यहाँ पर POH बॉन्ड भी रहेगा। यहाँ PH बॉन्ड अभी भी बरकरार है, तो ये हो गया तुमको पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ये किसका संरचना हो गया, पायरोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना होगा। जहां तक इसके बनाने की बात है, जहां तक इसका तुमको या ऑक्सीजन अवस्था देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो H4P2O, तुम्हारा क्या हो गया 5, P2O5 H4, तो 4 गुना 1 P2O5 माइनस 2 इंटू 5, तो x इक्वल टू +3। इसमें भी ऑक्सीजन संख्या +3 ही होगा। तो ये तुम्हारा इससे फास्फोरस, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, ये पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो इसका जहां तक कि विरचन की बात है, तो इसमें तो H3PO3 में अगर तुमको इसका 2 मोल को अगर हीट कर दिया जाए, वाटर इसे एब्जॉर्ब करा लें हम लोग, हीट कर दें, या तुमको कोई भी H2SO4 जैसा कोई भी ऑक्सीकार्बन अधिक निर्जलक डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा तुमको H4P2O5 प्लस H2O निकल जाएगा। या तुमको अगर PCl3 है, H3PO3 और प्लस तुमको हो गया
PCl3, तो ये तुमको क्या बन जाएगा, H3 HCl बन जाएगा और तुमको H4P2O5 और प्लस क्या बन जाएगा HCl। ये तुम्हारा ये भी बन सकता है, इस ढंग से भी तुम्हारा इसका निर्माण हो सकता है। ये तुम्हारा हो गया, इसका विचलन हो गया, संरचना हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा है अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अब हम लोग 3 का हो गया। अब हम लोग पहले हाइपोफॉस्फोरस फास्फोरिक अम्ल बन जाएंगे, तो उसके हाइपो जुट गया तो उसके 5 से कम हो जाएगी 1, और जैसे कि इसमें हाइपो में जुटा था तो 3 के बजाय +1 था, तो इसमें हाइपोफॉस्फोरिक। अब हम लोग फास्फोरिक अम्ल में आएंगे, तो जैसे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल था, फिर ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल था, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल 5 में जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आगे हम लोग धीरे धीरे और फिर पायरो में भी जाएंगे, और फिर एक और होता है जिसको मेटा करते हैं। तो पायरो तो वही 2 मोल से उसका निकाल के बना सकते हैं इसको। तो पहला लेते हैं हम लोग चौथा नंबर, ये हो गया हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका है तुमको H4P2O6, H4P2O6। तो देखिए तो इसका ऑक्सीजन अवस्था 1 × 4 + 2x + -2 × 6 बराबर 0। x बराबर क्या होगा +4, यहां पर +4 हो गया ऑक्सीजन अवस्था +4। तो यहां पर PP बॉन्ड हो जाएगा, इसमें क्या होगा P सिंगल बॉन्ड P हो जाएगा, इसमें हो गया P सिंगल बॉन्ड P हो जाएगा, H4 है, P सिंगल बॉन्ड P हो गया, H4P2O6 है, H4 रहते दोनों में OH दे दो, यहां पे 2 OH इधर भी, 2 OH इधर भी दे दो, और यहां पर जाहिर है कि 2 OH दे देंगे, 2 OH हो गया, तो 4 1 5 H4P2O6 तो डबल बॉन्ड O दोनों में दे दो, ये P के साथ एक डबल बॉन्ड O और इस P के साथ एक डबल बॉन्ड O। ये होगा तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसमें P सिंगल बॉन्ड P है, पीएच बॉन्ड नहीं, इसमें पीएच बंधन नहीं है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा। इसमें लाल फास्फोरस को गर्म करने, अगर लाल फास्फोरस को OH- साथ गर्म करें, P4 + OH-, तो इससे बन जाता है तुमको H3P2O6- + PH3। यह तुमको लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस में तुमको बन जाता है H3P2, और ये तुमको H3PO6 अगर तुमको या तो OH मतलब H, यहां पर जहां तक है H4 था, तो H4 तो हटा भी सकते थे, अच्छा तो एक ही मोलेक्युलर H डालिए, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, ये बन जाएगा H4P2O6। या तुमको इसमें अगर चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें तुमको H के चारों अणु भी निकल सकते हैं, P4O6 2-, इससे भी हो जाएगा तुमको P4O6 2-, उससे भी इसका हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया किसके साथ, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुमको हाइपोफॉस्फोरस फास्फोरिक अम्ल का। अब है तुमको इसके बाद जो प्रतिक्रिया है तुम्हारा, इसके बाद है हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या देगा, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। जबकि ऑर्थो +5 ऑक्सीजन संख्या वाले अब आ गए, 4 के बाद ये हाइपो था, अब आ जाएंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का ऑक्सीजन उसका कितना रहेगा +5। चौथा नंबर तुम्हारा है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल अब 5 ऑक्सीजन अवस्था में रहेगा, दैट इज H3PO4। ये सबसे फेमस अम्ल है, ये +5 ऑक्सीजन अवस्था में है।
इसका जहां तक संरचना है, इसमें कोई पी बॉन्ड मिलेगा पीएच बॉन्ड में, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीजन अवस्था में H3PO4 है, तो 3 को OH बॉन्ड हो जाएगा, इसकी भास्मिकता 3 हो गई। जितना OH बन जाएगा उतनी इसकी क्या हो गई, भास्मिकता हो गई, इसकी भास्मिकता 3 हो गई, तीनों OH बॉन्ड ये तुमको इसकी भास्मिकता 3 हो गई। और जहां तक इसके बनाने की बात है, H3PO4 से PCl5 से बना सकते हो। PCl5 में वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये H3PO4 प्लस HCl, ऐसा बन सकता है ये। या तुमको P2O5 है, इसमें वाटर डाल दो, ये बन जाएगा H3PO4 बन जाएगा, और ऑक्सीजन अवस्था तो निकाल लोगे। अगर तुमको पायरोफॉस्फोरिक, छठा है तुमको पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7, H4P2O7। तो इसमें तुम्हारा है, इसमें P और तुमको क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा O, और एक OH जो यहाँ पर है H4, तो यहाँ पर OH रहेगा ही, यहाँ भी OH रहेगा, और यहाँ पर एक O आ जाएगा, यहाँ PP बॉन्ड भी नहीं होगा, P यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH, ये क्या होगा तुम्हारा और पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल कहाँ से बनता है, ये H3PO4 का भी अगर निर्जलन कर दें किसी निर्जलक कारक के साथ, तो ये बन जाएगा तुमको H4P2O7 प्लस वाटर निकल जाएगा। ये इस ढंग से भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। अब है तुमको एक अम्ल है जिसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल लास्ट तुम्हारा है। ये तुमको साइक्लिक टाइप का रिंग बन सकता है इसका, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3 होल N इसका सूत्र लिखते हैं लोग। तो जैसे होल N का मतलब होल 3 करके भी बना सकते हैं, होल 4 करके भी इस सूत्र को हम लोग संरचना को इसका बना सकते हैं। इसमें PP बॉन्ड या PH बॉन्ड नहीं होगा, 5 ऑक्सीजन अवस्था का ये भी अम्ल है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। सातवां है तुमको मेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3 होल N, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। यहां P हो गया, यहां पर O मतलब तुम्हारा POP, PO यहां पर हो गया तुमको POP, ये 3 का बना दे, ट्राई फॉस्फोरिक अम्ल का बना रहे हैं, और सभी में तुमको डबल बॉन्ड O और एक OH देते, एक डबल बॉन्ड O और एक OH हर P में, हर P में क्या देना है, एक डबल बॉन्ड O भी और एक POH बॉन्ड देना है, OP। अब तुमको ये 3 हो गया, तुमको PO, अच्छा इसमें तो 2 ही हुआ ना, PO फिर P, इधर भी एक और कम समझ देता ना, 3 का होता ट्राइसाइक्लिक का, तो 2 ही हुआ, 3 का बनाना था ना। चलिए तो इसको फिर से बेटा बनाते हैं। चलिए इसका मतलब HPO3 हो तो ट्राइसाइक्लिक 3 का रिंग बना सकते हैं, 4 का रिंग बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारे P हो गया, फिर O हो गया, फिर यहाँ पर P हो गया, और फिर यहाँ पर O हो गया, और यहाँ पर फिर 2P हो गया, यहाँ पर फिर P दे दीजिए, फिर यहाँ से O से जोड़ दीजिए, यहाँ पर फिर O, और फिर यहाँ से ऐड कर दिया, और हर P में डबल बॉन्ड O दीजिए और एक OH बॉन्ड देते जाइए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, जैसे N तक बन सकता है, ये जितना चाहिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं बड़ा तक। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक OH, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया ट्राई मेटा फॉस्फोरिक अम्ल। 3 का रिंग बनाए, 4 का भी बना सकते हैं इसमें रिंग, जैसे 4 का बनाएंगे तो फिर 4 का रिंग कैसे बनता है,
ओ पी, फिर यहां पर O, फिर P, फिर यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा O, क्या हो जाएगा, सबका एक दूसरे से ऐड करके चला जाएंगे, यहाँ फिर P हो जाएगा, फिर सबको एक दूसरे से O के साथ एक लिंक कर दिए सब में, तो ये क्या बन जाएगा तुमको 4 का नंबर बन जाएगा HPO3। इसी प्रकार से होल N का बन सकता है। ये भी तुमको इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, इसमें क्या होती है, तुमको हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था इसमें भी रहती है, दैट इज +5 रहेगी। इसमें भी तुमको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 होगी। तो ये तुम्हारा ये फास्फोरिक अम्ल था। और जहां तक दो एनसीईआरटी के आसपास 7.7 और 7.8 था तुम्हारा, एक था एनसीईआरटी का उदाहरण, इसके पहले ही था दिया हुआ जिसका चर्चा कर देते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 7.7, इसमें कह रहा है कि PCl3 जो है वाटर के साथ फ्यूम उजला धुआं देता है। क्यों? तो PCl3 जो है जब वाटर से करता है तो ये तुमको बनाता है H3PO3 प्लस HCl, तो ये HCl का उजला धुआं देता है, ये उजला धुआं टाइप का देगा, ये HCl का, ये नमी की उपस्थिति में यही तुम्हारा उजला धुआं क्यों देगा, हाइड्रो HCl जब गैसीय अवस्था में उसका उजला धुआं आएगा। अब एनसीईआरटी उदाहरण है तुमको 7.8 है, उसमें था तुमको दिया हुआ, जिसमें अम्ल से पहले ही था कि तुमको दिया हुआ कि PCl5 का क्या पांचों बॉन्ड एक समान होता है। तो इसका है कि 3 जो इसमें 5 बॉन्ड होते हैं, इसकी आकृति होती है PCl5 की, इसकी इसका होता है तुमको PCl5 जो तुमको होता है, ये इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये जो तुम्हारा हो गया PCl, तो ये जो तीनों बॉन्ड है ये तीनों एक जैसा होगा, ये Cl और Cl, ये तीनों Cl बॉन्ड एक जैसा होगा। और ये जो तुमको ऊपर नीचे जो होगा अक्षीय बंधन, ये तुमको ये हो गया तुमको अक्षीय बंधन, ये बड़ा होगा, इसमें तुमको ये 90 डिग्री कोण बना, जैसे किस तरह का होगा। अगर तुमको ज्यामिति के रूप में देखें, इसको सही से स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो ये देखो, जैसे कि ये तुम्हारा 3 पेन है, जैसे कि यहां पर है तुमको ये 3 पेन, अगर ये P एटम है यहां पर, ये तुमको यहां पर 3 Cl ऐसे निकला, एक ऊपर और एक नीचे बना, ये तुमको देखो त्रिकोणीय द्विपिरामिड, सबको एक दूसरे से लिंक करके समझो इस ढंग से, ये आकृति हुआ तुम्हारा। ये जो तुम्हारा होगा, अब देखो ये जो आकृति तुमको ये कितना का 120 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, जो तुमको, और जो अक्ष में स्थित है, जो इक्वेटोरियल पोजिशन इसको होता है, इसको इक्वेटोरियल कहेंगे, सब तुमको विषुवतीय हिंदी में कहें। और ये तुमको है, ये तुम्हारा क्या होता है, इसमें कोण जो है 120 है और इसमें 90 है, तो जिसमें कि 90 डिग्री होगा उसमें तुमको विकर्षण ज्यादा हो जाएगा। तो यह जो अक्षीय बंध जो P और Cl का होता है, ये 2 बंध की लंबाई ज्यादा होती है, और इसीलिए तुमको ये 2 बंध अलग तरह का, यही दोनों बंधन जब हिट करते हैं ना, तो PCl3 ये बच जाएगा तीनों, और ये Cl दोनों टूट के Cl2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये तुमको जिसका ये तुमको 90 डिग्री का बंधन कोण है, इसमें 120 का है, तो 90 डिग्री का ज्यादा बंधन होने का इसकी बंधन लंबाई ज्यादा विकर्षण कारण इसकी बंधन लंबाई बढ़ जाती है। तो पांचों बंधन एक जैसा नहीं होता PCl का, बल्कि 3 बंधन एक जैसा होता है, जिसमें 120 डिग्री कोण बनता है। 2 अक्षीय बंधन वह क्या होते हैं, कुछ ज्यादा विकर्षण के कारण क्या होता है, कुछ लंबे होते हैं, जिसमें कि बंधन को 90 डिग्री का है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को तुमको समाप्त करें। किसी स्टूडेंट को जो भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई परेशानी है तो वह हमसे राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकता है, और हिंदी में तुमको उसमें नोट्स मिल जाएंगे, या तुम बोर्ड की इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी भी उस लैब पर की जा सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में तुमको उसमें लेक्चर भी उपलब्ध हैं। जो इंग्लिश मीडियम में लेक्चर अटेंड करना चाहते हो वो भी इसको पढ़ाई कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।